हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद तेजस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं धातु एवं अधातु चैप्टर के कुछ क्वेश्चन। ठीक है, पिछले क्लास में हम धातु एवं अधातु के बारे में जाने तथा धातु एवं अधातु के गुणधर्म के बारे में जाने। ठीक है, तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए, अभी है उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहा जाता है? तो ऐसे धात्विक ऑक्साइड जिनकी प्रकृति अम्लीय तथा क्षारीय दोनों होती है उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होती है? कोई भी धात्विक ऑक्साइड जिनकी जो प्रकृति होती है या तो वो अम्लीय होगा या फिर क्षारीय। ठीक है, अम्लीय या क्षारीय दोनों ही तरह के होते हैं जिनकी प्रकृति, उन्हें हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, जैसे ये एल्युमिनियम ऑक्साइड तथा जिंक ऑक्साइड और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो देखिए, और ये इस क्वेश्चन को और भी अलग तरीके से आपको पूछ सकता है, जैसे कि जिंक ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड क्यों कहा जाता है, या फिर पूछ सकता है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड क्यों कहा जाता है। तो हम लोग उसका आंसर क्या देंगे? जिंक ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिंक ऑक्साइड की जो प्रकृति है वह अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार की है। ठीक है, इसलिए उभयधर्मी ऑक्साइड हम लोग इसको बोलते हैं। समझ में आ गया कि उभयधर्मी ऑक्साइड किसको कहा जाता है? ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है तो इसको अच्छा से समझ लेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? ठीक है, देखिए, सोडियम धातु जो है उसको मिट्टी के तेल में डुबोकर इसलिए रखते हैं क्योंकि सोडियम जो है वो बहुत अभिक्रियाशील धातु है, और इसको यदि हम लोग छोड़ देंगे ना हवा में तो ये हवा के साथ संपर्क में आके ऑक्साइड का निर्माण करता है और ये जलने लगता है। इसलिए सोडियम धातु को हम लोग मिट्टी के तेल में डुबाकर रखते हैं ताकि हम लोग जो स्वतः जलने का खतरा होता है वो ना हो। ठीक है, तो देखिए, जैसे सोडियम है, सोडियम को यदि हम लोग खुला में रखेंगे तो ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, जो कि जलने में सहायक होता है। खुला में ये जलता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या करते हैं हम लोग? मिट्टी के तेल में डुबोकर रखते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। फिर आगे हम लोग देखते हैं। खनिज। ठीक है, खनिज किसको बोलते हैं? ठीक है, खनिज प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनमें धातु एवं अधातु के यौगिक उपस्थित होते हैं उसे खनिज कहते हैं। ठीक है, देखिए, प्रकृति में बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिसमें धातु एवं अधातु के यौगिक उपस्थित होते हैं, उसे हम लोग खनिज बोलेंगे। ठीक है, देखिए, जैसे एल्यूमिना, इसका फॉर्मूला है Al2O3 2H2O। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड 2H2O। तो इसको देखिए, ये एक खनिज है। क्यों खनिज है? क्योंकि इसमें धातु एवं अधातु के यौगिक उपस्थित हैं। देखिए, ये जो एल्यूमिनियम है ये हम लोग का एक पॉजिटिव, मतलब ये हम लोग का धातु है, और ऑक्सीजन जो है वो हम लोग का अधातु है। ठीक है, तो ये धातु और अधातु के यौगिक उपस्थित है। इस यौगिक में जो है धातु एवं अधातु के यौगिक उपस्थित हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? खनिज। ठीक है, तो ये एक ऐसा पदार्थ है जिसमें धातु एवं अधातु के यौगिक उपस्थित हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको खनिज बोलेंगे। तो अभी हम लोग खनिज को पहचान लेंगे। ठीक है, चलिए आगे और बढ़ते हैं। आगे हम लोग का दिया है अयस्क। ठीक है, अयस्क किसे कहते हैं? जैसे ऐसे खनिज जिनमें धातुएं आसानी से प्राप्त की जा सकती है उसे अयस्क कहते हैं। ठीक है, ऐसा खनिज जिनमें हम लोग धातु को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं उसको अयस्क बोलेंगे। जैसे ये हम लोग का एक खनिज है। ठीक है, खनिज है कि नहीं? बोलिए, ये हम लोग का एक खनिज है। ये हम लोग का खनिज क्यों है पहले बताइए? तो ये खनिज इसलिए है क्योंकि इसमें धातु एवं अधातु के यौगिक उपस्थित है कि नहीं? चलिए, तो ऐसे खनिज जिनमें धातुएं आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, देखिए, जैसे कॉपर पाइराइट, ये CuFeS2, इसका फॉर्मूला याद करके रखिएगा कॉपर पाइराइट का, CuFeS2। ठीक है, और एल्यूमिना है Al2O3 2H2O। ये दोनों ऐसे खनिज हैं जिनमें से हम लोग धातु को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इन दोनों को क्या बोला जाता है? अयस्क। ठीक है,
और आगे बढ़ते हैं। गैंग किसको बोलेंगे? जैसे अयस्क में मिली हुई जितनी सारी अशुद्धियाँ हैं, जैसे ये हम लोग का अयस्क हुआ, इसमें यदि कुछ अशुद्धियाँ मिली हुई है तो उस अशुद्धि को हम लोग क्या बोलेंगे? गैंग। ठीक है, तो सिंपल सा है ये कि अयस्क में मिली हुई अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। ठीक है, चलिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे ये क्वेश्चन है हम लोग का, देखिए पारद यानी कि पारा, जिसको उसका संकेत जिसका होता है Hg। ठीक है, तो पारा या पारद जो पढ़ना है, तो पारद के सल्फाइड अयस्क से पारद यानी कि पारा कैसे प्राप्त करते हैं, ये हम लोग का क्वेश्चन है कि कोई भी जो पारा है, पारा का जो सल्फाइड है उसके अयस्क से हम लोग पारा को कैसे अलग करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। जैसे ये है पारद सल्फाइड, ठीक है, सल्फेट पारद सल्फाइड है, मतलब HgS है, जिसे पारा सल्फेट भी बोल सकते हैं। तो HgS प्लस ऑक्सीजन, जब हम लोग क्या करते हैं, पारद के सल्फाइड को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं। ठीक है, या उष्मा देते हैं। जब हम लोग पारद के सल्फाइड को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ये क्या बनाता है? पारा का ऑक्साइड बनाता है या पारद ऑक्साइड बनाता है, और SO2 गैस जो है बाहर जाता है। ठीक है, फिर जो पारद ऑक्साइड है, पारद ऑक्साइड को हम लोग क्या करते हैं, फिर से हम लोग हीट कर देते हैं, तो हम लोग को पारा यानी कि Hg प्राप्त होता है और ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है। ठीक है, तो Hg हम लोग को प्राप्त हो गया। इसी तरह से जो कॉपर सल्फेट है या फिर जितने सारे भी सल्फेट है, उसको हम उसके अयस्क से यदि हम लोग को वो वाला मेटल को प्राप्त करना होगा तो हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे? इस विधि से हम लोग प्राप्त करेंगे। उसको पहले वायु की उपस्थिति में हीट करेंगे, उसके बाद जो हम लोग का ऑक्साइड मिलेगा उसको हम लोग फिर से हीट करेंगे, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? जो जो चाहिए हम लोग को, जो मेटल चाहिए वो हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे देखते हैं। आगे ये देखिए अभी भर्जन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, भर्जन किसको बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए भर्जन सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है और वाष्पशील अशुद्धियाँ बाहर निकल जाती है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। ठीक है, देखिए इस उदाहरण से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि भर्जन किसको कहा जाता है। देखिए कोई भी सल्फाइड अयस्क, जैसे हम लोग मान लीजिए जिंक सल्फाइड लिए। ठीक है, कोई भी सल्फाइड अयस्क को जब हम लोग वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, ठीक है, ताप देते हैं, हीट देते हैं, तो ये क्या बनता है? ये ऑक्साइड का निर्माण करता है। जैसे जिंक सल्फाइड को हम लोग वायु की उपस्थिति में गर्म किए तो हम लोग को जिंक ऑक्साइड मिला और SO2 गैस बाहर निकला, तो ऑक्साइड का निर्माण होता है। और SO2 जो है वाष्पीय, SO2 एक वाष्पशील अशुद्धि है जो बाहर निकल जाती है। ठीक है, इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलेंगे? भर्जन। ठीक है, समझ में आ गया? आगे और आगे देखिए निस्तापन। ठीक है, तो कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है और वाष्पशील अशुद्धियाँ बाहर निकल जाती है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। जैसे देखिए कोई भी हम लोग कार्बोनेट अयस्क लेते हैं, जैसे जिंक कार्बोनेट। ठीक है, ये एक कार्बोनेट अयस्क हुआ। जब इस कार्बोनेट अयस्क को हम लोग वायु की उपस्थिति में गरम करेंगे, ठीक है, इसको हम लोग गरम कर रहे हैं वायु की उपस्थिति में, इसको हम लोग जब गरम कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है? जिंक ऑक्साइड में बदल जा रहा है और CO2 गैस जो है वो बाहर निकल जा रहा है। ठीक है, जितनी सारी अशुद्धियाँ हैं वो बाहर निकल जा रही है, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? निस्तापन। ठीक है, तो ये सिंपल सा हुआ कि भर्जन में हम लोग क्या कर रहे हैं? भर्जन में जो सल्फाइड अयस्क है, कोई भी सल्फाइड अयस्क को ऑक्सीजन के साथ कर रहे हैं, मतलब वायु की उपस्थिति में कर रहे हैं, तो हम लोग को ऑक्साइड मिल रहा है और जो अशुद्धियाँ हैं वो बाहर निकल रही है। उसी तरह निस्तापन में क्या हो रहा है? किसी भी कार्बोनेट अयस्क को ले रहे हैं, कार्बोनेट अयस्क को जब ले रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो ये इसका जो ऑक्साइड है वो ऑक्साइड बन रहा है और जो वाष्पशील अशुद्धियाँ हैं वो बाहर निकल जा रही है। ठीक है, चलिए और हम लोग आगे देखते हैं।
आगे है, ये इम्पॉर्टेंट है, थर्मिट अभिक्रिया। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो थर्मिट अभिक्रिया, ठीक है, देखिए आयरन ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला है Fe2O3। ठीक है, आयरन ऑक्साइड की एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया अति तीव्र होती है, जिससे काफ़ी ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? थर्मिट अभिक्रिया। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि जो आयरन ऑक्साइड है, जैसे मान लीजिए इसमें उदाहरण से हम लोग समझते हैं। देखिए जैसे आयरन ऑक्साइड Fe2O3, आयरन ऑक्साइड को जब हम लोग एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो ये अभिक्रिया जो है वो बहुत तीव्र होती है, जिससे बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है। ठीक है, देखिए Fe2O3 जब हम लोग फेरस ऑक्साइड को क्या कर रहे हैं, एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं, तो ये अति तीव्र अभिक्रिया होने के कारण क्या बन रहा है? Fe, ठीक है, लोहा है, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, और अधिक मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा का उत्सर्जन या ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? थर्मिट अभिक्रिया। ठीक है, और देखिए थर्मिट अभिक्रिया का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? देखिए उपयोग जो है रेलवे ट्रैकों को जोड़ने में किया जाता है, और जो क्षारयुक्त मशीनों के पुर्जों को जोड़ने के लिए भी थर्मिट अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। मतलब थर्मिट अभिक्रिया के द्वारा ही हम लोग रेलवे ट्रैकों को जोड़ते हैं और क्षारयुक्त मशीनों के पुर्जों को भी जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें ना, इस अभिक्रिया में बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा का उत्पन्न होता है, ऊष्मा उत्सर्जित होता है, इसलिए। ठीक है, चलिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे संक्षारण। ठीक है, देखिए संक्षारण वायु तथा नमी की उपस्थिति में किसी धातु का परत बनकर नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। ठीक है, संक्षारण मतलब हम लोग जो भाषा में बोलते हैं जंग लग जाता है जो, वो उसको बोला जाता है संक्षारण। तो वो कब होता है? वायु तथा नमी की उपस्थिति में, बहुत ज़्यादा वायु या नमी की उपस्थिति में जब कोई भी धातु की परत में एक ठो लोहा का जो है परत बन के बनता है, लोहा का जो ऊपर में परत बन जाता है, और वो सामान को जो है वो नष्ट कर देता है, तो उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे? संक्षारण। ठीक है, वायु तथा नमी की उपस्थिति में किसी धातु का परत बनकर नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। मतलब जंग लग जाता है, उसको ही संक्षारण बोलते हैं। ठीक है, और अच्छा देखिए, कोई भी संक्षारण से बचने के लिए, कि हम लोग का कोई सामान संक्षारित ना हो, यानी कोई भी सामान में हम लोग का जंग ना लगे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? देखिए जंग जो लगता है वो धातु के पदार्थों में ही लगता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, जंग जो है वो धातु के पदार्थों में ही लगता है। और कोई भी संक्षारण से बचने के लिए हम लोग क्या उपाय कर सकते हैं? तो संक्षारण से बचने के लिए हम लोग या शब्द लेपन कर सकते हैं या फिर पेंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, वो वाला जो सामान में हम लोग को करना है, जिसको हम लोग को संक्षारण से बचाना है, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? एक तो यशत लेपन कर सकते हैं। यशत लेपन का मतलब होता है जिंक की परत चढ़ाना, कि हम लोग वो वाला सामान के ऊपर में क्या कर देते हैं? जिंक की परत चढ़ा देते हैं, जिससे हम लोग को संक्षारण से वो बचा जा सकता है। ठीक है, या फिर वो वाला सामान को हम लोग क्या कर देते हैं? पेंट कर देते हैं। जैसे धातु के ऊपर पेंट करके, धातु के ऊपर यदि हम लोग पेंट कर देंगे तो वो धातु जो है वो संक्षारण होने से बच जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? फिर देखिए संक्षारण के लिए आवश्यक शर्त है कि कोई भी चीज़ जो है वो हम लोग का जब संक्षारण हो जाता है तो क्या क्या उपस्थिति होना चाहिए जिसके कारण वो संक्षारण होता है। ठीक है, या जंग लगता है, क्या क्या चीज़ होना चाहिए? तो वायु यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति, नमी जल की उपस्थिति, और अभिक्रियाशील धातु की उपस्थिति, ये 3 चीज़ होना ही चाहिए, तब कोई वस्तु जाके संक्षारित होती है। ठीक है, संक्षारण होने के लिए अभिक्रियाशील धातु की आवश्यकता होती है, धातु के ऊपर में जल लगेगा या फिर वायु की उपस्थिति होगी, तभी ये संक्षारित होगी। ठीक है, तो संक्षारण के लिए आवश्यक शर्तें ये 3 शर्तें हैं, समझिए। चलिए फिर और एक हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, मिश्र धातु। मिश्र धातु किसको बोलेंगे? किसी धातु के किसी अन्य धातु या अधातु के साथ
गलित अवस्था में मिलने से जो समांगी मिश्रण प्राप्त होता है उसे मिश्र धातु कहते हैं। जैसे कि मिश्र धातु है हम लोग का इस्पात है और पीतल है। इस्पात का उपयोग हम लोग जहाज या पुल के निर्माण में करते हैं और पीतल का उपयोग बर्तन निर्माण में करते हैं। ठीक है, चलिए और एक देख लेते हैं हम लोग। देखिए नोट में हम लिखे हैं कि धातुएं जो है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया कर H2 गैस देती है। जो धातु है ना वो किसी भी अम्ल के साथ आप उसको अभिक्रिया करवा लें। जब धातु को हम लोग किसी भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो वो हमेशा H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लिए जिंक एक हम लोग का धातु है और HCl जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। जब हम लोग जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हम लोग का जिंक का क्लोराइड मिलता है और H2 गैस जो है वो बाहर निकलता है यानी कि हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक है, और Fe जो है ये हम लोग का एक मेटल है। जब इस मेटल को हम लोग H2SO4 यानी कि ये एक एसिड है इसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हम लोग को FeSO4 + H2 मिलता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, दूसरा क्लास में हम लोग मिलते हैं। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।